सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें, कंट्रीब्यूट करें। हम सबका एक इंडिविजुअल रोल होता है एंड आई थिंक जब हम उस रोल को समझते नहीं हैं, जब उस रोल की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, तब सोसाइटी में ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। हम सबकी जो भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चाहे सफाई सुथराई के हवाले से हो, लोगों के साथ बिहेव करने के हवाले से हो, हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपने रोल को सही तरह निभाने की कोशिश करें। एज एन एग्जाम्पल दूसरों के सामने पेश हो, ना कि दूसरों को देखते हुए जिस तरह से कोई अगर बुरा कर रहा है या खराब चीज़ कर रहा है, आप भी उसी रास्ते पर लग जाए तो एक्चुअली में कोई फायदा नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे एक दिन एक नेकी में। प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका इसको बयान किया। आपने फरमाया कि हर जोड़ पर सदका है। सवारी के मामले में अगर किसी को सवार करना है तो उसको सवार करना भी सदका, उसका सामान उसको देना, उसके सुपुर्द करना, फरमाया ये भी सदका। और अच्छी बात अपनी ज़ुबान से निकालना, आपने फरमाया ये भी सदका। नमाज के लिए जाना यानी सफ़र करना, चल कर जाना या सवारी पर जाना, फरमाया ये भी सदका है। और आपने ये भी फरमाया कि अगर एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को मुस्कुराकर देखता है तो फरमाया ये भी सदका है। और ये भी फरमाया कि अगर किसी शख्स की बेटी बेवा हो जाती है और वापस वो अपने बाप के घर आती है तो उसकी खिदमत करना, उसका ख्याल रखना, उसने सलूक से पेश आना, फरमाया ये भी सदका है। तो गोया के सदका बड़ा वसी मफहूम रखता है और सदका दर हकीकत इस बात की अलामत है कि हम अपने ईमान को और अपने इस्लाम को अल्लाह की बारगाह में ये साबित कर रहे होते हैं कि मौला हम सच्चे हैं, यानी तेरे कहने पर हम तेरी मखलूक का ख्याल करते हैं, तेरे दीन का ख्याल करते हैं और तेरे फरमान के मुताबिक हम अपने माल से तेरी राह में खर्च करते हैं। हम माल से मोहब्बत नहीं करते बल्कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं और तुझे माल पर, अपनी जान पर, अपनी इज्जत पर, हर चीज़ पर हम तुझे तरजीह देते हैं। तू ही हमारे लिए सब कुछ है। तो सदका दर हकीकत इस बात की अलामत है। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमेशा कोशिश करें कि सुबह के वक्त आपके ख्यालात, आपके थॉट्स अच्छे हों। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप सुबह सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर आप शुक्र गुजार होते हैं उस हर चीज़ के लिए, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं उस हर चीज़ के लिए जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, ना कि उन चीज़ों के बारे में कंप्लेन करने के लिए जो कि आप या तो चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है या आपको लगता है कि वो अच्छी नहीं है। तो आई थिंक हमेशा सुबह का आगाज़ एक अच्छे माइंड सेट के साथ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके करना चाहिए और आई थिंक उससे आपका दिन जो है वो बड़ा पॉजिटिव गुजरता है। दिन में जो भी मसाइल आपको देखने को मिलते हैं वो आपको बड़े नहीं लगते, स्ट्रेसेस बड़े नहीं लगते, आपको लगता है कि अल्लाह ताला आपकी हर चीज़ में मदद करें, हर चीज़ को आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता आसान करते जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो सूरज मियां आज चलू तो जरूर है लेकिन उनकी चलेगी नहीं क्योंकि तेज ठंडी हवाओं ने शहर फैसलाबाद का जो है वो रुख किया है, जिसकी वजह से फैसलाबाद का जो मौसम है वो भी खुशगवार हो गया और इसके साथ साथ अक्टूबर का आधा महीने से ज्यादा जो है वो दिन जो है वो गुजर चुके हैं और इस बात की खुशखबरी दे रहे हैं कि शहर फैसलाबाद में जो है सर्दियों की आमद है और पिछले कई दिनों से और पिछले महीनों से जो है वो गर्मियों की जो तपिश को बर्दाश्त कर रहे थे तब उनसे जो है उनकी जान जो है वो छूट चुकी है। इसके साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो 34 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 70% है, जबकि हवाएं जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और जब हवाएं चलने लगे तो इस बात की खुशखबरी जो है वो देती हैं कि मौसम जो है वो बदलने वाला है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, लेकिन मौसमी तब्दीलियां जो है वो इसी तरह से जारी रहेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मौसम के सूरत हाल फैसलाबाद शहर में दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं और फाइनली सर्दियां फैसलाबाद शहर का रुख कर रही हैं। ऑफकोर्स आप लोगों को पता है जब भी मौसम तब्दील हो रहा होता है तो बड़ा आसान होता है बीमार हो जाना और थोड़ी आई थिंक हर कोई थोड़ा सा महसूस ज़रूर कर रहा है कि सर्दियों का जो रुख करता हुआ मौसम नज़र आ रहा है उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली सब पर थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बट कोशिश करें कि सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और ठंडा पानी पीना अवॉइड करें, बिकॉज मुझे पता है कि गर्मियों में हमेशा ठंडा पानी जो है वो सुकून आपको मिल रहा होता है, उससे तो सर्दियां आ भी जाएं
तो हमारी वो हैबिट छूट नहीं रही होती है। तो कोशिश करें कि डेफिनेटली जब सर्दियां आ ही गई हैं तो अब पानी जो है वो नीम गर्म पानी पीने की कोशिश करें। सुबह के वक्त जब उठते हैं तो उठकर थोड़े से नीम गर्म पानी से जो है दिन का आगाज करें और थोड़ा सा पानी पीकर नीम गर्म लेकर तो ठंडा पानी जो डेफिनेटली अवॉइड करें। और सन प्रोटेक्शन गर्मियां और सर्दियां सुबह रात हो, ये तो मतलब आई थिंक हम सबको रियलाइज कर लेना चाहिए कि आप स्किन केयर में और कुछ करते हो ना करते हो, लड़कियां लड़के सब सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया करें। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि एक्चुअली में डर्मेटोलॉजिस्ट भी आपको यही कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अपनी आज की टॉप स्टोरी की तरफ। जी, हमारी आज की टॉप स्टोरी, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, चलते हैं उनकी तरफ। डॉक्टर अहमद फारूक हमारे साथ हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से हमने आज की टॉप स्टोरी के हवाले से भी बात की, डेंगू के केसेस ऑफ कोर्स इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं और ये मौसम हमेशा आई थिंक जब शिफ्ट होता है, तब्दील होता है, तो ये इशू ज्यादा आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। जरूर बताइएगा किन मौसमों में डेंगू से ज्यादा बचाव होना चाहिए। जैसे आपने अभी बताया कि डेंगू का सीज़न जो है बेसिकली वो सीज़न है जब एक वेदर से दूसरे वेदर में हम शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो जो मुतदिल मौसम है जैसे सितंबर अक्टूबर का मौसम जो है, ये 2 महीने ख़ास तौर पे डेंगू के मौसम हैं। और साथ में इसके दूसरे जो वेक्टर बाउंड डिजीज़ हैं, इन्हें हम वेक्टर बाउंड डिजीज़ कहते हैं। एक मच्छर जो है वो डेंगू वायरस को एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र करता है। मलेरिया भी इससे रिलेटेड है और वर्ल्ड में डिफरेंट एरियाज़ में वेक्टर बाउंड डिजीज़ जो हैं इस मुतदिल मौसम में ज़्यादा परवान चढ़ती हैं। इसी तरह दूसरा हमारा सीज़न जो है वो मार्च अप्रैल का महीना है, जब सर्दी ख़त्म हो रही होती है और आप गर्म मौसम में एंटर हो रहे होते हैं। तो इस मौसम में बेसिकली मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो इसमें डेंगू के लिए ख़ास तौर पे हमें एहतियात की ज़रूरत होती है। और कुछ आइडियल टेम्परेचर्स भी होते हैं डेंगू के लिए। कहा जाता है कि 30s के दरमियान या 25 से 35 के दरमियान बेहतर रहता है, क्या ये सच्ची बात है? हाँ, वो यही मौसमी टेम्परेचर 25 से 35 का जो टेम्परेचर होता है, जब नाम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और नाम बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उसमें मॉस्किटो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है, इसकी अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये जो सीज़न है ये डेंगू मलेरिया का और दूसरे जो इंसेक्ट्स और मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उनका मौसम है। इसलिए इसमें हमें ख़ास तौर पर डेंगू से और मलेरिया के जितने भी जिसमें हमें चांस उन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एंड एसिम्प्टोमेटिक बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। ऑफ कोर्स जब डेंगू के सबसे पहले तो आई थिंक शायद डायग्नोसिस की बात कर लेनी चाहिए। किस तरह से डायग्नोस होता है एंड स्पेशली पेशेंट्स जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, क्या वो अनडायग्नोस चले जाते हैं? इसमें डेंगू को मेरे ख्याल में जिस तरीके से हम लोगों को बता रहे हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंटली लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। एक बात तो ये है कि बहुत सारी डेंगू के ऐसे केसेस जो हैं और वो अनडायग्नोज चले जाते हैं, तो उसकी हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक केस डेंगू का अनडायग्नोज चला गया, आपको उसका नहीं पता चला, तो दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर दैट पर्सन। आप उस वक्त ज़्यादा एम्बेरस फील करते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं भी हैं, आपको हल्का फुल्का बुखार हुआ है, खांसी है, गला ख़राब है या दूसरे ऐसे प्रॉब्लम हैं, पेट में दर्द वगैरह है और आपको ज़रूरत नहीं भी है कुछ टेस्टों की, आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आपको डेंगू है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हालांकि हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि डेंगू के बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें पेशेंट की कोई अलामत आ नहीं रही होती, बिल्कुल भी उसे किसी किस्म कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो अगर पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं है तो उसे डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू के बारे में कहा जाता है कि डेंगू जो है ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ का मतलब ये है कि डेंगू के बहुत सारे केसेस अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं भी किया जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे। इसे हम सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ कहते हैं। उसका एक दूसरा एविडेंस हमारे पास ये है कि डेंगू का अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी का उसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, एक जनरल ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको बुखार है, बुखार के लिए हर आदमी जानता है कि उसने पैराडोल लेनी है। हाँ, एहतियात सभी पे लाजिम है। जो एहतियात की बात है ना, एहतियात तो वो करेगा ताकि अगर उसके बॉडी के अंदर डेंगू वायरस है तो वो ट्रांसफ़र ना होगी दूसरे किसी पेशेंट को।
अगर सिम्टम्स की बात करते हैं तो व्हाट आर सम ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स जो कि आपको पेशेंट्स में नजर आते हैं? सिम्टम्स में चूंकि एक इन्फेक्शन है, इसमें पेशेंट को बुखार होता है, बुखार के साथ फिर सिम्टम्स मोस्टली इसमें वेग सिम्टम्स होते हैं, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, इसलिए अक्सर पेशेंट को डेंगू का पता नहीं चलता, बाज़ दफ़ा डॉक्टर भी मिस करते हैं। तो कोई स्पेशल सिम्टम्स नहीं होते कि ये सिम्टम है तो डेंगू है। तो सिम्टम्स में बुखार के साथ पेट में दर्द हो सकता है, नोजिएटिंग फीलिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, कुछ लोगों को सर में दर्द, आपके जिस्म के ऊपर प्लेटलेट्स की कमी की वजह से कुछ दाग बनना शुरू हो जाते हैं, पेशाब के साथ खुदा न खास्ता खून आ सकता है और रेडिश यूरिन पास करेंगे आप, नाक मुंह में से खून आ सकता है, लेकिन वो बहुत अगर एडवांस केस हो जाए, आपने तवज्जो नहीं दी शुरू में। हम इस पर बात करें, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है तो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। फातिमा साहबा साजिद बात करो, मैं पत्तुकी से। जी जी, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ और हमारे डॉक्टर साहब को मैं बहुत सारा सलाम पेश करूंगा। आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। खासकर आज आप डेंगू के हवाले से बता रहे हैं। यहाँ पे हुकूमत के दावे जो है ना धरे के धरे ही हैं। हुकूमत बड़ा कुछ करती है और वो सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन तक और वहां तक ही महदूद रहता है। लोगों को इसके बारे में कोई फायदा नहीं होता। हमारे यहाँ मैंने पत्तों की गुज़श्ता हमारे एक रिलेटिव थे, उनको डेंगू हुआ तो वहां जाने का इत्तेफाक तकरीबन 200 के करीब अब केसेस हो चुके हैं पत्तों की में डेंगू के। लेकिन जो डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ हैं वहाँ के पत्तों की के, उन्होंने जनाब अभी तक कोई इस पे काम नहीं किया, ना कोई हमारे एरियाज में कुछ स्प्रे हुई है। मसाजिद में वैसे बड़ा पानी खड़ा है, गंदगी पड़ी है और स्प्रे जो है वो भी नहीं लोग कर रहे हैं। बस डेंगू के हवाले से मीडिया तो अपनी पूरा कर रहा है और आप लोगों ने देखे एक मेडिकल डॉक्टर अहमद फरूक साहब को भी आप लाए हैं और ये हमें बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं। लेकिन जो हुकूमत है, जो महकमा सेहत के लोग हैं, पत्तों की में हो या जहाँ भी हो, वो अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से नहीं अंजाम दे रहे। वो सिर्फ कागजी और सिर्फ पॉम्फलेट ही की हद तक महदूद है और अस्पतालों का बुरा हाल है। तो उनका भी यही जवाब था कि जी बस करते हैं, करते करते की हद तक ही है, करते कुछ नहीं है। मैं आपके सिटी 41 के चैनल की वसात से भी ये कहूंगा कि हमारी जो महकमा सेहत की वजीर है यास्मीन राशिद साहबा और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं और हमारे जो आला हुकाम है वजीर आला पंजाब है, मैं उनसे जरूर अपील करूंगा कि पत्तों की में हजराए कलां, शेखम, हल्ला, गिरदोनवा और पूरी पत्तों की में, जिसमें फूल नगर भी है, हबीबाबाद भी है, जंबर भी है और भी बड़े बड़ी सिटी जो आबादियां हैं, उनमें अभी तक कोई डेंगू का स्प्रे नहीं हुआ। और ये जो हुकूमत के लोग हैं ये स्प्रे को भी लेकर घर बैठे हैं, पता नहीं इन्होंने लेकर कहाँ जानी है। लोगों का बुरा हाल हुआ है, डेंगू के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मैं सिटी 41 के चैनल के वसतों से आला हुकाम से एक बार फिर हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है, खुदारा ये लोग भी कुछ कर लें। ये जो स्प्रे है ये लोग इलाकों में जहाँ पे डेंगू ज्यादा है, जहाँ पे डेंगू उभर सकता है, वहां पर ये स्प्रे ही कर दें। मैं आपके चैनल पे देख रहा हूँ यहाँ पे तो स्प्रे हो रही है, लेकिन पत्तों की में स्प्रे हो ही नहीं रही। बहुत शुक्रिया जी। और डेंगू के से बचाव के हवाले तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन इसकी मेडिसिन के हवाले से भी बताएं। शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जिनका कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से स्प्रे क्यों नहीं किया जा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आई डू एग्री टू सर्टेन एक्सटेंट के जब तक गवर्नमेंट अपना काम नहीं करेगी, इदारे अपना काम नहीं करेंगे, तब तक आम शहरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर भी लें, तब भी 100% हम डेंगू से 100% तो नहीं, बट यू नो वी नीड अ गुड नंबर इन टर्म्स ऑफ सेविंग आवर सेल्व्स एंड पीपल। लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करती, ये इशू परसिस्टेंट रहेगा। हर साल डेंगू के केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, एक तो आप हमारे कॉलर को क्या कहना चाहेंगे और ओवरऑल इस सिचुएशन में कितना पार्ट स्प्रे ना होने का है आपकी नॉलेज में? जी, इन कॉलर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है। बेसिकली वो बात प्रिवेंशन की कर रहे हैं और आप जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, इट्स ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है। आप प्रिवेंशन के ऊपर जितना ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, आपको फिर उस बीमारी से रिलेटेड दूसरी जो पेचीदगियाँ हैं वो देखने को नहीं मिलती। तो ऑब्वियसली मॉस्किटो को हमने किल करना है। मॉस्किटो को किल करने के लिए आप जानते हैं कि जितना मैक्सिमल स्प्रे हो सके थ्रू आउट द रीजन, और जितनी ज़्यादा हाइजेनिक कंडीशंस हमारे अनलकीली हमारे एरियाज़ में हमारी कंट्री में हाइजेनिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डेंगू मॉस्किटो जो है और ये डेंगू बीमारी जो है, ये तकरीबन आधे से ज़्यादा दुनिया का प्रॉब्लम है। लेकिन
उधर लोग बहुत ज़्यादा इसलिए भी बॉदर नहीं करते कि नेचुरली उन्होंने अपनी एक हाइजेनिक एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया हुआ है और उन्हें शुरू से स्कूल में और छोटी एज में बच्चों को इस तरीके से एजुकेट किया जाता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं, अपने घरों को साफ रखते हैं। तो इसलिए उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं है। हमारे लिए हेडेक क्यों बन चुका है डेंगू? हमारे लिए हेडेक सिर्फ इसलिए बन चुका है कि अदरवाइज हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखने की आदत नहीं है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। तो इस अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। हमें प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारा माहौल जितना ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा, हमारे घर का माहौल जितना साफ़ सुथरा होगा, तो हमें इन जैसी दूसरी बीमारियों से भी जल्दी छुटकारा मिलेगा। आपने एक बहुत अच्छी बात की, एंड ऑफ कोर्स जिस तरह हमारे कॉलर ने भी जो चीज़ कही है, एंड दैट्स प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करें तो आपके पास उतने पेशेंट्स ही नहीं आएंगे। अगर हम हॉस्पिटल्स की अभी बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि पोटेंशली अगर केसेस इस तरह से इंक्रीज होंगे तो ओवरबर्डन हो सकता है? देखिए, ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ओवरबर्डन तो हम नहीं हैं, लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए, डेंगू को तो अब काफ़ी साल हो गए हम ट्रीट कर रहे हैं। हॉस्पिटल ओवरबर्डन तब होते हैं जब एक हैरेसमेंट क्रिएट होती है एनवायरनमेंट में, लोग हैरेस्ड होते हैं, पेशेंट में ज़्यादा खौफजदा होते हैं, फिर ओवरबर्डन होते हैं। स्टार्ट में हमें याद है जब अलाइड हॉस्पिटल में, मुफ्ती हॉस्पिटल में डेंगू काउंटर थे, तो हर वो पेशेंट भागा चला आता था जिसे सिंपल बुखार होता था, और उन थाउजेंड्स केसेस में से डेंगू के बहुत कम केस निकलते थे। बाकी सारे तो नज़ला, जुकाम, खांसी, ये जिस तरह आप अभी बात कर रही थी कि सीजन चेंज हो रहा है, ये तो नज़ला, जुकाम और बुखार का सीजन है। तो हर बुखार डेंगू नहीं है। इस चीज को जी आम बुखार और डेंगू का बुखार जी, क्या डिफरेंस है? मैं वही बात कहना चाहूंगा, हमें डिफरेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रिवेंशन पे आप जोर देते जाएं। अगर मुझे डेंगू है, मुझे 4-5 दिन डेंगू रहा, लेकिन मुझे हल्का फुल्का बुखार है, खा पी रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मुझे बॉदर करने की जरूरत नहीं है मुझे डेंगू है ये नहीं है। लेकिन आपने जो प्रिवेंशन करनी है, घर की सफाई फिर भी आप रखनी है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स आपने फिर भी लगाने हैं। आपको डेंगू है, अगर आपको डेंगू नहीं है तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स नहीं लगाएंगे तो फिर हो जाएगा ना। अगर आपको डेंगू है या प्रिवेंशन आपने करते रहना है। डेंगू को डायग्नोज करना और इससे ये इतना ज्यादा अहम नहीं है जितनी प्रिवेंशन अहम है। आपको पता चल गया आपको डेंगू है, हमने आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी, बुखार के लिए पैराडोल देनी है आपको बताना आप अपनी जनरल हेल्थ का ख्याल रखें, रेस्ट करें, अपना रूटीन का काम करें अगर आप कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ मार्कर्स हैं, उसमें हमने ये देखना है कि ये मर्ज शिद्दत तो नहीं इख्तियार कर रहा। अगर वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है तो फिर हम उसे एडमिट भी करेंगे अकॉर्डिंगली, और उसके फ्लूइड बैलेंस वगैरह हम देखते हैं। बिल्कुल। इससे पहले मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियस टाइम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं डेंगू के हवाले से, क्या पॉसिबल सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से डायग्नोसिस वर्क करते हैं। ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंक्यूबेशन टाइम कितना होता है? एक दफ़ा आपको मच्छर काट लेते हैं, उसके बाद किस पॉइंट पे अगर आपको सिम्टम्स होते हैं, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक भी रहते हैं, बट अगर आपको सिम्टम्स होते हैं तो कितने टाइम पीरियड के बाद आप अपना पहला सिम्टम एक्सपीरियंस कर सकते हैं? जी, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो वेरी करता है 4 to 5 डेज से लेके 15 डेज तक। तो अगर आप में अलामात आ रही हैं और आप समझ रहे हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप इतना अनकंफर्टेबल हैं, तो डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपकी ऑनसेट ऑफ सिम्टम के हिसाब से आपके कुछ टेस्ट करवाएगा। उसमें बेसिक टेस्ट तो हम CBC करवाते हैं। CBC में बीच में जब मैंने आपको बताया कि रश बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन था, हेल्थ सिस्टम जब ओवरबर्डन था, तो फिर हमारे लिए मुश्किल ये हो गया था कि हमने डेंगू को नॉन डेंगू कैसे डिफरेंशिएट करना है। फिर एक बेसिक टेस्ट CBC रखा गया था, उसमें जिन लोगों के प्लेटलेट्स कम होते थे या वाइट सेल्स कम होना शुरू हो जाते थे, उनके फिर हम फर्दर डेंगू की प्रोसेसिंग में जाते थे। अगर उनके प्लेटलेट्स नॉर्मल थे या वाइट सेल्स नॉर्मल थे तो हम इस चीज़ पे बॉदर नहीं करते थे डेंगू है या नहीं है। मैंने क्योंकि वही बात बताई कि अगर वो शदीद नहीं है, बिल्कुल हल्का फुल्का है, तो जैसे बहुत सारे जिनमें अलामत आई नहीं, अगर हल्की फुल्की अलामत आई हैं तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। उन्हें बेड रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ये चीज़ें बता के घर भेज देते थे ताकि हमारा सिस्टम कोलैप्स ना करे।
अननेसेसरी टेस्ट ना जाए। तो उसमें हमने स्क्रीन कर लिया था। अगर सीबीसी में आपको प्रॉब्लम आ रही है, फिर जिनके बुखार को 5 दिन से कम होते हैं उनमें हम NS1 एंटीजन टेस्ट करवाते हैं, वो पॉजिटिव आता है। जिनमें टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका हो तो उसमें एंटीबॉडीज़ टेस्ट हम करवाते हैं। एंटीबॉडीज़ टेस्ट का फिर हम देखते हैं, टीटर देखते हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि एंटीबॉडीज़ टेस्ट तेजी से इसमें इंक्रीज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उसमें 4-फोल्ड इंक्रीज आ जाता है एंटीबॉडीज़ में तो फिर हम उसको डेंगू लेबल करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ हमेशा बीमारी अहम नहीं होती, पेशेंट अहम होता है। अगर पेशेंट ठीक है तो बीमारी अहम नहीं है। अगर डेंगू नहीं है तो क्या हम उसकी वो ट्रीटमेंट या वो नहीं करेंगे? अगर पेशेंट कोलैप्स कर रहा है तो हमें डायग्नोसिस की भी परवाह नहीं है कि इसे डेंगू है या नहीं है, उस पर हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। पेशेंट को एडमिट करके फ्लूइड थेरेपी देंगे, पेशेंट को रिससिटेट करेंगे। पेशेंट की अपनी जान बचानी है, तो इस हिसाब से हम पेशेंट की सिम्टम्स को ट्रीट भी करते हैं और आगे प्रोसीड। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आपके कितने खर्च हो जाता है एक शख्स के ट्रीटमेंट के ऊपर, और क्या हर शख्स के लिए ट्रीटमेंट मुमकिन है? ट्रीटमेंट बिल्कुल मुमकिन है। जिस तरह आपने कहा कि कोई क्योर नहीं है, जी बिल्कुल, लेकिन ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, डेंगू की ट्रीटमेंट ऑप्शंस सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है जो कि सिंपल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। जो बहुत क्रिटिकल इल होते हैं, जिन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, उनमें तो ऑब्वियसली एक्सपेंस आता है। वो चाहे कोई भी बीमारी से रिलेटेड पेशेंट हो, उसमें एक्सपेंस आता है आईसीयू में। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ डेंगू केसेस होते हैं, 95 to 98% केसेस, उनमें एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है। उसमें हम सिर्फ फ्लूइड्स देते हैं। फ्लूइड्स के अलावा बुखार के लिए मेडिसिन दे दी। इवन डेंगू, ये अल्लाह का शुक्र है कि डेंगू उन चंद वायरल इलनेसेस में है जिसमें अभी तक बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स यूज़ नहीं करते, वरना एंटीबायोटिक्स हमारे बहुत अननेसेसरी यूज़ होती हैं। जैसे कोविड वायरस जो है, ये सभी लोग जानते हैं कि कोविड वायरस का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स में नहीं है, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव और इतनी अनड्यू एंटीबायोटिक्स कोविड सीजन में दी गई जिससे हेल्थ सिस्टम भी ओवरबर्डन हुआ, एक इंडिविजुअल भी ओवरबर्डन हुआ। तो डेंगू में हम एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं देते, वो एक अच्छी बात है, जिससे पेशेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं जाती, इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी इसमें ओवरबर्डन नहीं होती। तो क्रिटिकल केसेस हैं, उनकी नंबर वैसे बहुत कम है, उनमें कुछ एक्सपेंसेस आते हैं जो कि बियरेबल होते हैं। अब पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जब अवेयरनेस होती है तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा केसेस, जब लोगों को पता चलता है कि ठीक है हम एहतियात करेंगे या बेड रेस्ट लेंगे या करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, तो उनका टर्न आउट भी कम हो जाता है। हल्का फुल्का बुखार वो बहुत नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए नंबर्स कम होने चाहिए, और अवेयरनेस के साथ जो है वो अवेयरनेस की वजह से भी आपका जो पेशेंट है वो सेटिस्फाइड रहता है, और उसे ट्रीटमेंट ऑप्शन, जैसे मीडिया बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, मीडिया बता रहा है कि आप फलां प्रिवेंशन करें और ख़ुद को फिट रखने के लिए ये करें, तो उसमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा पेशेंट जो है वो पहले से ज़्यादा अवेयर है, इसलिए अब हेल्थ सिस्टम पहले से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। डाइट के हवाले से, बिकॉज ऑफ कोर्स आई थिंक जो भी पेशेंट्स डिसाइड करते हैं, जिस तरह ज़्यादातर पेशेंट्स इनफैक्ट डिसाइड करते हैं कि वो घर पर रहते हुए अपने आप को जो है कोशिश करेंगे कि अपना ध्यान रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। आइडियल डाइट क्या होगी इस दौरानिए में? देखिए, डाइट का डेंगू के साथ बहुत कोई डीप रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इन जनरल डाइट वही होनी चाहिए जो एक आम पेशेंट, जिसे बुखार है, वो उसे भूख भी अच्छी तरीके से नहीं लग रही, कोई इन्फेक्शन है, हाँ इन्फेक्शन है, तो उसमें जनरल डाइट ही होगी। डेंगू की स्पेसिफिक डाइट कोई ऐसी डाइट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हर्बल या वो हकीम लोगों की अपने नज़रियात हैं, उनका एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। वो कुछ लोग कहते हैं अनार का जूस पिए पीते का, वो ठीक है बातें काफ़ी हद तक, लेकिन इन जनरली अगर किसी की एक्सेस नहीं भी है तो रूटीन डाइट ले, हेल्दी फूड ले। आमतौर पे हम सॉफ्ट डाइट पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जिसमें यही खिचड़ी, दलिया, साबूदाना वगैरह ये चीज़ें लेते रहे। एनर्जाइज्ड महसूस करने में, नॉर्मल महसूस करने में लग जाता है, या आपके सर्टन आपके मसल्स में पेन हो रही होगी, या कुछ भी जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं इवन बुखार उतर जाने के बाद, क्या डेंगू में भी इस तरह से होता है? वो तो कोई भी इन्फेक्शन है, जब आप 5 से 7 दिन हाई ग्रेड टेम्परेचर से गुजरते हैं और आपका खाना पीना बंद हो जाता है, आप चारपाई पे लग जाते हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है एक आपको टाइम लगता है ठीक होने में।
तो इसमें डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन होता है, पेशेंट की अपनी इम्यूनिटी और पेशेंट की अपनी जनरल हेल्थ पे डिपेंड करता है। 2-4 दिनों में, 5-10 दिनों में आप एनर्जी रीगेन करते हैं और बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। एंड जैसे आपने कहा कि 5 से 10 दिनों में हर पेशेंट अगर उसकी जनरल हेल्थ अच्छी है तो वो जल्दी रिकवर करेगा। अगर पहले ही कोई बहुत थिन लीन है, वो पहले से बेचारा 6 महीने से डाइटिंग पे है, तो जाहिर है उसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम वेरी करता है, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन तक भी आप ले सकते हैं दोबारा एनर्जी रीगेन करने में। एंड पानी, आई थिंक हमने बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज में पानी की इंपॉर्टेंस, एंड आई ऑलवेज से कि आपकी आधी बीमारी जो है वो डिहाइड्रेशन से एस्केलेट हो जाती है। आप ऑक्यूपाइड होते हैं, प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, बिकॉज तबीयत ठीक नहीं है, बंदे का ध्यान और चीज़ों के ऊपर, स्पेशली अगर आप आपके पास कोई सपोर्टिव केयर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है या आपके पास इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग मौजूद नहीं होते। जी जी। पानी कितना इम्पोर्टेंट है? पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेंगू का जो डेंगू के सीवियर केसेस होते हैं उनमें पेशेंट को फ्लूइड थेरापी ही बेसिकली दी जाती है। अच्छा, यूजुअली डिहाइड्रेशन एक इशू बन जाता है? जी जी जी, बिल्कुल डिहाइड्रेशन एक इशू बन जाता है। उसकी सबसे मेन रीज़न ये होती है कि आप पेशेंट का जब बुखार होता है या आपकी तबीयत अनवेल होती है तो सबसे पहले आपको खाना पीना कम होता है। तो खाना पीना कम होने की वजह से फिर आपके जिस्म में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जब आपकी बॉडी में कोई भी वायरस, बैक्टीरियम, कोई ऑर्गेनिज्म जाता है तो वो अपनी उसकी वजह से एक इन्फ्लेमेशन पूरी बॉडी में जब जनरेट होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से फ्लूइड रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है। बुखार की वजह से भी आपकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट बढ़ती है और जिस्म से इनसेंसिबल वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है बुखार की वजह से। तो इस वजह से आपकी जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जो लोग घर में होते हैं अगर पानी पी सकें तो उन्हें रोज़ाना 8, 10, 12 गिलास पानी रूटीन में लेना चाहिए ताकि कम से कम डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा कुछ दूसरे इश्यूज होते हैं जिसे हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट करती हैं और उनमें से भी पानी लीक होना शुरू हो जाता है। डेंगू के जो सीवियर केसेस होते हैं उनमें पेट में पानी रुक जाता है, उनके फेफड़ों में पानी लीक होकर रुक जाता है जिसे प्लूरल एफिशिएंसी बोलते हैं। तो वो बॉडी आप जो है वो पानी आपके जिस्म में इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, तो उससे फर्दर इंट्रावास्कुलर कोलैप्स होता है और ब्लड प्रेशर पेशेंट का डाउन होता है। तो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए जब आप अभी बिल्कुल आपकी डिजीज स्टार्ट में है तो पानी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। हेयर लॉस का इशू जब भी होता है तो आई थिंक बहुत सारे पेशेंट्स इम्पैक्ट होते हैं एंड पॉसिबली इन्फेक्शंस के थ्रू भी कई दफ़ा ऐसे हो जाता है। क्या डेंगू का कोई साइड इफेक्ट है इस तरह? हेयर लॉस, डेंगू का साइड इफेक्ट हेयर लॉस बेसिकली नहीं है, एज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब कोई भी डिजीज एडवांस हो, इमेसिएशन होती है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है, तो चूंकि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए और नेल ग्रोथ के लिए इन चीज़ों के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से इनडायरेक्टली वो किसी भी बीमारी में, नॉट स्पेसिफिकली विद डेंगू, हेयर लॉस और दूसरे इश्यूज आ सकते हैं। दूसरे इश्यूज क्या हो सकते हैं पॉसिबली जो कि अनरिलेटेड हों डायरेक्टली बट देन अगेन एज अ साइड इफेक्ट ऑफ डेंगू या उसकी ट्रीटमेंट की वजह से? जो इसमें हमें बात करनी चाहिए जो कॉमन है। कॉमन में डेंगू वायरस में प्लेटलेट्स ड्रॉप करते हैं। प्लेटलेट्स ड्रॉप करने की वजह से हमारे जिस्म में खून की जमने की सलाहियत जो कम हो जाती है और उससे बाज़ दफ़ा जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी समटाइम्स होता है, ब्लड थिन हो जाता है। ब्लड थिन हो जाता है, आपकी बॉडी में किसी भी जगह पे खून निकल सकता है या वो जिस्म के अंदर ही खून निकल के रुक सकता है। जैसे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे जिसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं, खासतौर दिमागी शरेआन फट गई, उसमें खून निकला और पेशेंट की डेथ हो सकती है। रेयर है लेकिन ऐसे हो सकता है। पेशाब के रास्ते में खून आ सकता है, फिर नाक के रास्ते खून आ सकता है, आपकी गम से ब्लीडिंग हो सकती है। ये इश्यूज हो सकते हैं जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हों, लेकिन केसेस बहुत कॉमन नहीं होते, रेयर होता है बहुत एडवांस केसेस में। फिर वाइट सेल्स ड्रॉप करते हैं। वाइट सेल्स आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जब वाइट सेल्स ड्रॉप होते हैं तो इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है, उससे आपको दूसरी इन्फेक्शन हो सकती हैं। डेंगू तो है लेकिन डेंगू के अलावा कोई वायरल इन्फेक्शन दूसरी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी या फंगल इन्फेक्शन होगी
वाइट सेल्स कम होने की वजह से। तो ये जो है बाकी इसके अलावा पानी की कमी की पहले हम बात कर चुके हैं। फिर बाज़ दफ़ा पेट के अंदर पानी पेशेंट के इकट्ठे होना शुरू हो जाता है और लंग्स के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पेशेंट के किडनीज अफेक्ट हो सकते हैं। तो वाटर जिस तरह आपने कहा कि जमा होने लग जाता है पानी, तो आई थिंक कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि अनरिलेटेड होती हैं डायरेक्टली, बट देन अगेन एज अ पॉसिबल साइड इफेक्ट कॉज फॉर कंसर्न हो सकते हैं। इससे पहले मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियल चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जाहिर की बात करें, डेंगू के हवाले से डिफरेंट इशूज़ को हमने डिस्कस किया, जिसमें ऑफ कोर्स सिम्टम्स के हवाले से प्रिकॉशनरी मेयर्स क्या हो सकते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज प्रिकॉशनरी मेयर्स एक तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इदारों की तरफ से जो स्प्रे किए जा सकते हैं, लोग अपने घरों में पानी तब ना साफ पानी ना खड़ा होने दें, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें तो हमने सुनी है। बट क्या जिस तरह से मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, क्या डेंगू के अगेंस्ट भी कोई स्पेसिफिक रिपेलेंट्स हैं जिनका घर के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है? जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं वो जनरल मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं और जनरल ही होने चाहिए, यानी कि डेंगू के लिए किसी स्पेसिफिक की जरूरत भी नहीं है और होने भी नहीं चाहिए। अच्छा। उसकी एक रीज़न है, क्या मलेरिया आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो सकता? मलेरिया भी एक मॉस्किटो से फैलता है। अगर आप डेंगू स्पेसिफिक आप करेंगे और मलेरिया को आप भूल जाएंगे तो फिर मैंने वो इम्पोर्टेंट बात की कि पेशेंट इंपॉर्टेंट है, डेंगू इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए डेंगू से परेशान होने के बजाय आप वैसे बाहर वाले कंट्रीज, आपने हमारे मीडिया प्रोग्राम्स हो रहे हैं डेंगू के बारे में, ये अच्छी बात है। बाहर आपने फॉरेन मीडिया में कभी आपने सुना हो कि मॉर्निंग सेशन में डेंगू के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती हो, या बहुत ज़्यादा सेशंस किए जाते हो, या कैंपेन्स बहुत ज़्यादा होती हो। मेरा नहीं ख्याल, आप लोग देखते हैं, अभी आप सर्च करके देख लें इंटरनेशनल मीडिया में। हालांकि दुनिया की 8 अरब आबादी में से 4 अरब से ज़्यादा आबादी ऐसी है जिसमें डेंगू मच्छर पाया जाता है और डेंगू की डिजीज़ भी है। लेकिन ये उनके लिए हेडेक इसलिए नहीं है कि वो वैसे जनरली साफ सुथरा रहते हैं। अगर आप जनरली साफ सुथरा रहेंगे तो डेंगू और इससे बहुत सारी दूसरी मिलती जुलती बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। आपने साफ सुथराई की बात की एंड मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में भी ये बात की थी कि हमारी जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भूलना नहीं चाहिए। अब 2 तरह की सफाई जो कि आई थिंक हम सबके हिस्से में, हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। एक तो अपनी सफाई और दूसरी अपने इर्द गिर्द के जगहों की सफाई, कम्युनल सफाई, अपने घर की सफाई। किस सफाई को स्पेसिफिकली अगर अभी जो हम बात करें डेंगू के हवाले से ज्यादा कॉज फॉर कंसर्न हो सकता है? पर्सनल हाइजीन एज वेल एज आपके एनवायरमेंटल हाइजीन, उसकी ग्रोथ को आप कम करें। डेंगू के लिए तो स्पेसिफिकली ये है। लेकिन पर्सनल हाइजीन जब हम हेल्थ अवेयरनेस दे रहे होते हैं तो सिर्फ एक ही बात को फोकस करना मेरे ख्याल में बहुत, ये कोई एडवाइजेबल नहीं है। डेंगू की हम जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन डेंगू का फायदा उठाते हुए हम पेशेंट को क्यों ना और बहुत सारी ऐसी बीमारियां बताएं जो हो सकता है डेंगू से ज़्यादा खतरनाक हैं, लेकिन अनलकीली उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। डेंगू से ज़्यादा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इससे ज़्यादा अहम हैं और वो इसी गंदगी की वजह से और इन्हीं दूसरे प्रॉब्लम्स की वजह से फैलती हैं, लेकिन चूंकि उन्हें इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिल सकी इसलिए वो लवारिस पड़ी हुई हैं। तो डेंगू का फ़ायदा उठाते हुए जब हम पेशेंट को हाइजीन के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं तो उन्हें बताएं कि पर्सनल हाइजीन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन किया कि डेंगू के लिए स्पेसिफिक रिपेलेंट होना चाहिए। अगर हम डेंगू के लिए एक अलग से रिपेलेंट यूज़ करेंगे, फिर मलेरिया के लिए हमें एक अलग से रिपेलेंट यूज़ करना चाहिए। और आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, उधर कुछ डिजीज़ होती हैं जो उनके एरिया के मच्छरों के हिसाब से फैलती हैं, तो फिर इस तरह आपको 50 किस्म के रिपेलेंट्स अपने बैग में रखने पड़ेंगे अगर आप खासतौर पर ट्रैवलर हैं। तो इसलिए बेसिक प्रिंसिपल है पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन। अच्छा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, हाइजीन की बात करते हैं, साफ सुथराई की बात करते हैं, एक तो पानी खड़ा होना जो कि बड़ा पब्लिसाइज और बड़ा पॉपुलर ऑफ कोर्स, एक सबको पता है कि पानी नहीं आपने खड़ा होने देना। साफ पानी आप जहां पे खड़ा होने देंगे 2 या 3 दिन, स्पेशली एक दिन बाद अगर तब्दील करते हैं तो भी इतना इशू नहीं होता। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कहीं पर भी अगर आपको लगता है, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट और मैं कोशिश भी नहीं करूंगी। तो पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। उसके अलावा और क्या फैक्टर्स है? कूड़ा पड़ा होता है हमारे यहाँ, फेंक दिया जाता है,
जी क्या वो भी एक पोटेंशियल अट्रैक्शन हो सकती है मच्छरों के लिए? जहाँ भी गंदगी है ज़्यादा ये साफ पानी में और रुके हुए पानी में इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन जनरली ग्रोथ इसकी डेंगू की इस एरिया में अनहाइजेनिक कंडीशन में ज़ाहिर है इसके लिए एक बहुत बड़ा ये एक नर्सरी है डेंगू की ग्रोथ के लिए, जितने भी अनहाइजेनिक एरियाज़ हैं। तो इसलिए जनरली सफाई को तो आपने बल्कि स्कूल एजुकेशन में बच्चों को, बड़ों को, सभी को एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस के ऊपर रेगुलर अवेयरनेस सेशंस करवाने चाहिए, ताकि क्योंकि सफाई से ही प्रिवेंशन होगी इसकी, और दूसरी सारी बीमारियों की सफाई ही से प्रिवेंशन होगी, एनवायरमेंटल हाइजीन। तो यानी कि डायरेक्टली अगर आप डेंगू को ना भी डेंगू को ना भी डिस्कस कर रहे हो, तो इवन दूसरी बीमारियों के लिए आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना सिर्फ पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी कम्युनिटी वाइज जिस भी इलाके में रहते हैं वहाँ की सफाई सुथराई का भी ख्याल करें। हम जब अपने घर में अपने इर्द गिर्द नहीं चाहेंगे गंद डालना, तो हम क्यों मोहल्ले में या ऐसे खुले मैदानों में जाकर हमें लगता है कि हम कूड़ा क्रिकेट को है बस फेंक सकते हैं? तो डेफिनेटली इसमें कुछ कसूर इदारों का, गवर्नमेंट का भी है, जहाँ पर प्रॉपर डिस्पोजल एरियाज आपको नहीं दिए जाते, वेस्ट ग्राउंड्स आपको नहीं दिए जाते, और इस चीज़ पर चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता कि ये कूड़ा क्रिकेट कहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, किस तरह से डिस्पोज ऑफ होता है, किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। तो इसमें बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का, इदारों का भी है। वहीं पर हम जो कर सकते हैं आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हुए, बिकॉज आई डू वांट कि हम अपनी ऑडियंस को कुछ टिप्स दे सकें, जहां पर आज इतने केसेस सामने आ रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिक केसेस के नंबर्स पे ना भी जाएं, क्या डिफरेंट वेज है? हमने सफाई के हवाले से बात की, हमने बात की साफ पानी को खड़ा ना होने दें, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। मॉस्किटो रिपेलेंट क्या आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए इस मौसम के दौरान? बिल्कुल, मॉस्किटो रिपेलेंट जो है आई थिंक ये मोस्ट इफेक्टिव थिंग है। अगर हम इन सारे ये आपको बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो ख़ास तौर पे जब इस तरह का आपका डर्टी एनवायरनमेंट होता है तो प्रिवेंशन बहुत डिफ़िकल्ट है। आप पूरे मुल्क की सफाई, मोहल्लों की सफाई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चूँकि टारगेट तो पेशेंट है ना, तो अगर आपने अपनी ख़ास तौर पे एक्सपोज स्किन और दूसरा जो एक्सपोज एरियाज़ है, जैसे हैंड एक्सपोज हैं, आपका फेस एक्सपोज है, आप रात को सोए हुए हैं, तो इन एरियाज में मच्छर आके काटेगा और डेंगू आपको ट्रांसफ़र करेगा। तो इसलिए मॉस्किटो रिपेलेंट जो है, अगर ये सारी बातें आप भूल भी जाएं, आपकी पॉकेट में मॉस्किटो रिपेलेंट है तो आपको 100% उससे प्रिवेंट कर रहे हैं। दूसरी बहुत सारी चीज़ें लोग उस पर बॉदर करते भी नहीं हैं, और उनके लिए एक बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक रूटीन बन जाती है कि वो डेली सफाई सुथराई और एक एक चीज़, वो ठीक है अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एट द एंड अगर आप खुद को बचा लेते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के, तो जो है आप काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से अगर हम बात करते हैं, बड़ों के लिए तो आई थिंक फिर कंपैरेटिवली समझना और अपने आप को बचा कर रखना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है। बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है? बच्चों के लिए भी मॉस्किटो रिपेलेंट्स ही आपने यूज़ करने हैं, और इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट्स से आप नेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नेट में एक बड़ी प्रॉब्लम है, समटाइम्स मच्छर उसके अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारा दिन फिर आपकी खातिर तो सारी रात करते रहते हैं अगर नेट के अंदर मच्छर है। तो इसलिए मॉस्किटो रिपेलेंट्स भी आप यूज़ करें। अच्छा, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट, बिकॉज हमारे पास वक्त खत्म हो गया, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि आप देखें रिपेलेंट के अंदर होना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट रिपेलेंट्स होंगे, कोई इंग्रेडिएंट्स जो हों तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे? ये तो स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल कंपनीज डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हैं, मैं स्पेसिफिकली नेम नहीं कर सकता कोई, लेकिन वो सारे के सारे इफेक्टिव हैं अगेंस्ट डेंगू एंड मॉस्किटो और दूसरा जो है मलेरिया पे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमारा फर्स्ट हाफ डेंगू के हवाले से था, किस तरह से आप अपने आप को
प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए क्या मेयर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट की कहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड हमारी एज सिटीजन्स अपनी तरफ, अपनी कम्युनिटी एंड अपनी सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई थिंक जब तक ये सारे फैक्टर्स एक साथ नहीं आ जाते तब तक आई डोंट थिंक कि हम एक्चुअली में एक फेयर फाइट दे रहे हैं डेंगू को। तो आई थिंक वी ऑल नीड टू कम टुगेदर। और हमेशा जब अब एक साथ होकर कोई भी काम करते हैं तो हमेशा चीज़ें आसान हो जाती हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा सेगमेंट होगा आज के भाव। मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे कि मार्केट में क्या रेट्स हैं। तो जी चलते हैं बिलाल की तरफ। जी बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज जुमातुल मुबारक की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के ऊपर सबसे पहले नजर डालें तो सस्ते प्रोटीन में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 5 रुपये सस्ता हुआ है, 381 से 376 रुपये फी किलो पे आ गया है। और अगर बात करें अंडों की तो अंडे सर्दियां आने से कबल ही अपनी बुलंद तरीन सतहों को फिर से छूने लगे हैं। 234 से 236 रुपये दर्जन आज हो गए हैं। सब्जियां मुकम्मल तौर पे आज महंगी होती दिखाई दे रही हैं। आलू का छिलका 2 रुपये महंगा हुआ है, 82 से 84 रुपये किलो हो गया। टमाटर 10 रुपये किलो महंगे हुए, 180 से 190। अदरक चाइना 30 रुपये किलो महंगा हुआ है, 290 से 320 रुपये। अदरक चाइना लहसुन चाइना 5 रुपये महंगे हुए हैं, 295 से 300। लीमू देसी 5 रुपये किलो महंगे हुए, 170 से 175। फूल गोभी 5 रुपये महंगी हुई है, 100 से 105। बंद गोभी 20 रुपये किलो महंगी हुई है, 95 से 115। भिंडी तोरी 10 रुपये किलो महंगी हुई है, 75 से 85। मूली 6 रुपये किलो महंगी हुई है, 28 से 34 रुपये चलेगी है। टिंडा 10 रुपये महंगा हुआ है, 190 से 200। मूंगरे 10 रुपये महंगे हुए हैं, 180 से 190 होते हुए आगे बढ़े। जबकि फल फिर से मुस्तहकम दिखाई देते हैं। सेब काला कुल्लू 225 पे है, सेब गोल्डन 120 रुपये किलो है। केला 4 रुपये दर्जन महंगा हुआ है, 96 से 100 रुपये दर्जन हुआ है। अंगूर 230 पे है, अंगूर सुंदरखानी 340 पे है। अनार बदाना 450 पे है। अनार कंधारी 20 रुपये किलो महंगा हुआ है, 200 से 220 रुपये किलो पे आ गया है। कीमतों में फ्लक्चुएशन है, लेकिन फलों में सिर्फ महज 2 से 3 कमोडिटीज ऊपर नीचे हुई हैं, जबकि सब्जियां आज बेशतर जितनी भी कीमतों में तब्दीली है वो ऊपर चढ़ती दिखाई दी है। कम होने वाली कोई भी अशिया मौजूद नहीं, जबकि सस्ता प्रोटीन आवाम के लिए महंगा ही होता दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में क्या रेट्स हैं। मैं हमेशा कहती हूँ इस सेगमेंट के दौरान हमारी कोशिश रहती है आपको इन्फॉर्म करने की, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। और हमेशा याद रखें कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी आपको ओवरचार्ज किया जा रहा है या अनफेयर प्राइसिंग की हुई है। एंड एक और चीज़ जो कि मैंने नोटिस की है कि रेट लिस्ट लगी ही नहीं होती है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑलरेडी बता दिया जाता है कि क्या डिफरेंट रेट्स मार्केट में मौजूद हैं। अगर आपको लगता है आप कहीं से शॉप करें और वहाँ पर रेट लिस्ट आपको नहीं नजर आती तो डेफिनेटली ना सिर्फ उसको रिपोर्ट करें, वहाँ से खरीदारी बिल्कुल मत करें। और इसी तरह से हम इस एक ट्रेंड को खत्म कर पाएंगे जो कि शॉपकीपर्स को लगता है कि खरीदारी तो जारी रहेगी, इस वजह से वो ओवरचार्ज भी करते हैं और रेट लिस्ट भी नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आप खरीदारी करना बंद कर देंगे तो लोग खुद ही समझना शुरू हो जाएंगे, खुद ही फेयर प्राइसिंग भी होगी और रेट लिस्ट भी आपको लगती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फैसलाबाद शहर के बिजनेस के हवाले से। आप सब जानते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म की एटलीस्ट सिटी 41 की हमेशा कोशिश रही है कि खवातीन को हमेशा इनकरेज करें। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि खवातीन किसी भी तरह से कम होती हैं, किसी भी फील्ड में कम होती हैं। जब आप किसी भी औरत को वो प्लेटफॉर्म, वो सपोर्ट, वो इनकरेजमेंट और वो मेंटरशिप दे देते हैं जिसकी उसको ज़रूरत है, वो रिसोर्सेज दे देते हैं, तो खवातीन किसी से पीछे नहीं होती। वो हर वो काम कर सकती हैं जो कि एक मुआशरे में सर्वाइव करने के लिए आपके लिए ज़रूरी होता है। एंड आज के शो में यही कोशिश होगी, ना सिर्फ सेलिब्रेट करें उन सब खवातीन को जिन्होंने और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए आसानियां पैदा की, एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की जिसको फॉलो करते हुए जिस तरह कहते हैं ना, वो आपने मिसाल जलाई और उसके पीछे पीछे बहुत सारी और खवातीन के लिए वो रास्ता खुल गया, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई जहां पर वो फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकती हैं, बिजनेसेस कर सकती हैं। आई थिंक उससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। हमारे साथ वो बहुत ही ख़ास मेहमान शो में मौजूद हैं और कोशिश करेंगे आज टॉपिक्स के हवाले से
और इनकरेज करें खवातीन को, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, उनके वाले से बात करें। एंड फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स वुमेन में किस तरह की चीज़ें और किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इन द पास्ट, उनके बारे में भी हम बात करें। तो जी सबसे पहले हमारे साथ निगत शाहिद मौजूद हैं जो कि साबिक सदर फैसलाबाद वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसके साथ जमा अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। तो जी जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि एक एग्जाम्पल मेंटरशिप आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप कोई देखते हैं कि अच्छा ये तो मेरी तरह है और इन्होंने अगर ये कर दिखाया तो इट मेक्स इट ईजियर फॉर यू कि आप भी अपने आप को उस पोजीशन में और उस रास्ते पे जाते हुए इमेजिन कर पाते हैं। लेकिन जब आपके पास वो एग्जांपल्स नहीं होती, आपके पास वो मेंटरशिप नहीं होती, लीडरशिप नहीं होती, तो आप कहते हैं कि अच्छा किसी और ने तो किया नहीं, और वो समझ लेती हैं बहुत सारी खवातीन कि शायद हम भी नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि आज के वक्त में, आज की दुनिया में हर औरत ये जान सके कि वो भी अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है और अपनी फैमिली की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, फाइनेंसेस में कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, तो वो कर सकती हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आई एम निगत शाहिद, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट फैसलाबाद वुमेन चैम्बर, एंड आई एम रीजनल चेयरमैन फेडरेशन की मैं हूँ जी, होम टेक्सटाइल एंड डेकोरेशन की उनकी। और मैंने पूरा 1 साल यहाँ काम किया चैम्बर में, फैसलाबाद वुमेन चैम्बर में। तो मेरी यही सारा वक्त रही कि मैं एंटरप्रेन्योर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें काफ़ी काम किया, क्योंकि हमारी ख्वातीन, जिस तरह कि आपको पता है कि इतनी महंगाई है, और मैं चाहती हूं कि उनके बच्चे भी सही तरह डेवलप हों, तो इसके लिए हमेशा हमें चाहिए कि एक औरत अपने एक मर्द के साथ काम करे। और अब आपको पता है बैंक्स में भी, हर जगह भी उन लोगों ने ये कर दिया है कि जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी विमेन हैं, उनको हर तरीके से आगे लाया जाए, क्योंकि वैसे भी आपको मालूम है कि हमारी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 52% है। इसको करने के लिए, ताकि बराबर होने के लिए, तो काफ़ी चीज़ें मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ काम करूँ। पहले तो मैंने बहुत सारे सेशंस कराए, फिर हमने लोन्स के लिए स्टेट बैंक वालों की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और उनके लिए सारा उन्होंने हमें किया। बहुत सारे लोगों को लोन्स का भी हमें फैसिलिटी दी, फिर उन्होंने आगे काम किए। और ये चैम्बर का एक ऐसा इदारा है जो कि मियां इदरीस साहब ने बनाया था, हम लोग नेशनल ग्रुप के हैं, उन्होंने इसको बहुत उम्दा तरीके से बनाया। और मिसेस अहमद हसन यहाँ बैठी हैं, इनके हस्बैंड ने इसमें भरपूर साथ दिया वहाँ पे इस FWCCI को बनाने में, और इनकी वजह से, और ये हर वक्त इन लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, ताकि मैं जो भी काम करती रही हूँ, उनकी मेहरबानी है, वो मेरे बहुत सपोर्टिव रहे। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि जो हमारी मैंने काफ़ी ये वाला किया कि मैंने कोशिश की कि जो होम टेक्सटाइल की ख्वातीन हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में ले जाया जाए, क्योंकि घर से मैंने एग्जीबिशन लाहौर में वैक्सनेट हुई, उसमें अपनी काफ़ी ख्वातीन को मैंने भेजा वहाँ पे। हमने यहाँ भी 2 एग्जीबिशन लगाई अपने ऑडिटोरियम में FCCI के नीचे, और उनको भरपूर कोशिश की कि वो अपनी प्रोग्रेस कर सके और वो आगे जा सके। फिर वो लोग दुबई के जो फेयर लगता है, हमारी वो ख्वातीन जो कि एग्जीबिशन में साथ दाखिल थी, शामिल थी, वो भी गई वहाँ पे और वो बड़ी कामयाब रही। इसके लिए मैंने 3 कॉन्फ्रेंसेस भी कराई। पहली मैंने कराई आते ही, मैंने जब चार्ज लिया अक्टूबर में, मे भी नवंबर में एंड में मैंने कराई एक विमेन कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमने सारे पूरे पाकिस्तान में जो 25 हमारे चैम्बर्स हैं, विमेन चैम्बर्स, उनमें सबको बुलाया, और बहुत सारा हमारा बड़ा ही सब लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि वहाँ की प्रेसिडेंट्स आई, फाउंडर्स आई, उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस बताए कि किस तरह उन लोगों ने डेवलप किया। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। फिर जो सेकंड मैंने एक और कराई कॉन्फ्रेंस, जो कि इस्लामाबाद में मैंने कराई, जिसमें मैंने बहुत सारे डिप्लोमैट्स को बुलाया। फिर अपने गवर्नमेंट के अदारे से, ये PBIT, हम लोग के TTAP वाले, टैप्टा वाले, GIZ वाले, और वहाँ के जो हमने कॉमर्स के लोग थे, सेक्रेटरीज थे, सबको बुलाया और उनको बताया। हम लोग, हमारे DGTO भी तशरीफ लेके आए, उनको ये बताया कि भाई हमने अपनी विमेन को लेके जाना है, उनका आप स्टफ देखें, उनकी चीज़ें देखें, ताकि हम उनको किसी तरह आप लोग
फैसिलिटेट करें अगली मार्केट में, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए वेमेन के लिए कोई काम अभी तक पूरे पाकिस्तान की जितने भी चेंबर्स थी, जो वेमेन चेंबर है, कोई काम नहीं कर रहा था एक्सपोर्ट के लिए। इसको मैंने ये लीड पकड़ी कि मैं इसको काम करूं, और आई एम श्योर जिस तरह आपने अभी फरमाया कि जब आप एक हो जाते हैं तो पीछे लोगों को रास्ता खुलता जाता है, मिलता जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही लोग आगे ये कर रहे हैं। इसके बाद मैंने अभी रिसेंटली कराई है एक कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल पे, ये भी जो कि मैंने ये 18 सितंबर को कराई। उसमें भी मुझे बहुत फ्रूटफुल मिला, और उसमें मैंने कई जो जगहों के सेंट्रल एशिया में बहुत सारी जगह के साथ उन लोगों के साथ हमने काफ़ी उनकी म्यूचुअल मेरी B2B मीटिंग्स भी हुई, और हमारी काफ़ी ख्वातीन अब जो है अपने जो होम टेक्सटाइल की चीज़ें उधर एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने हामी भरी है, और हम लोग आगे मैं ये काम कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला उनकी प्रमोशन के लिए, और काफ़ी कुछ इसके ऊपर किया जा रहा है। और उन लोगों की बड़ी इंटरनेशनली मुझे इतनी सपोर्ट मिली है इस पे कि मैंने ये कदम उठाया। इसके साथ साथ मैंने जो मैं लेके गई अपनी ख्वातीन को एक डेलीगेशन भी बाकू में भी, आज़रबाईजान, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। आज़रबाईजान हमारे वहाँ पे एम्बेसडर थे जो बिलाल है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, और उसके बाद यहाँ के एम्बेसडर ने जो यहाँ पे हेड मिशन है जो उधर से आए हुए हैं, उनकी भी बहुत सपोर्ट थी। एंड इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल कि आप उन लोगों के हमें आते हैं कि आप अपना सैंपल भेजें, कुछ करें, तो मुझे इससे बड़ी खुशी होती है कि हमारी जो ख्वातीन साथ गई थी उनको काफ़ी रिस्पांस मिल रही है। मेरा मकसद है कि हम जो यहाँ पे इतनी ज़्यादा टैप्टा है, मैंने टैप्टा वालों को बहुत सपोर्ट दिया साथ, उनको हर जगह बुलाया, उनको हर जगह बताया, उनके लिए मैंने काफ़ी कोशिश की और आगे भी मैं करती रहूँगी। हमें चाहिए कि हम उनको इस तरीके से उनको लाएं ताकि उन लोगों की बच्चियां जो कि उनको डिप्लोमास पे हैं, जो कोर्स करती हैं, उनको भी आगे लेके जाया जाए, क्योंकि एक अच्छी माँ, एक एजुकेटेड माँ जिसको एक टेक्निकल भी ट्रेनिंग हो, वो टेक्निकल भी कर सके, तो वो अपने बच्चों को बेहतर पाल सकती है बनिस्बत एक माँ जो कि बेचारी सारा वक्त वो उस पे रहे कि हस्बैंड पैसे लाएगा और उसके ऊपर वो काम करेगी, फिर मिलेंगे, कभी मिलते हैं नहीं मिलते, आपको मालूम है जो हमारे मुल्क के हालात हैं यहाँ पे। सो इसकी कोशिश में मैंने अपने चेंबर में भी बहुत सारे कोर्सेज भी कराए, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने अमेज़ोन पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का किया। मैंने काफ़ी यहाँ पे मैं मुसलसल कराती रही और लोग अपने सर्टिफिकेट्स लेके जाते रहे यहाँ से। अब मेरा जो मकसद है, एक तो हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए हमें सॉफ्टवेयर सेंटर्स बनाने चाहिए और हर चीज़ हमें डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ले जानी चाहिए, क्योंकि जब से कोविड हुआ है सारे ग्लोबली आपको पता है कि हम ऑनलाइन बहुत हो रहा है, तो ऑनलाइन को हमें ख्वातीन के लिए बहुत डेवलप करना चाहिए। मैंने फ्रीलांसर की भी कोर्सेज कराए और आप यकीन करो वो बच्चियां इतना कमा रही है फ्रीलांसर से, 1.5-2 लाख रुपए घर बैठे वो अर्न कर रही हैं, एंड इट इज़ वेरी गुड। और मेरी पूरी कोशिश रही कि इस मोबाइल्स की जो रिपेयरमेंट है उस पर भी काम किया जाए, क्योंकि एक गांव में एक जगह, हर जगह जो बच्चियां हैं, अगर वो मोबाइल भी अपना आपके पास है, हर बंदे के पास है, अगर वो सेल फोन की रिपेयर करती हैं वो भी 4 पैसे कमा सकती हैं। तो इसकी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं कि हम यही सोचें कि जो हमारी ख्वातीन है किस तरह पैसे कमा सकती हैं। जो ख्वातीन, आपको पता है सब पे सोशल प्रेशर होता है, सबकी फैमिली का प्रेशर है, किसी को हस्बैंड, किसी को भाई का, इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की कि वो घर बैठ के काम कर सकें, ताकि वो एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से, एक अच्छे तरीके के अपने माहौल में वो काम करें और साथ वो इसमें अर्न करें। इकोनॉमिक ग्रोथ ही मेरा मकसद है विमेन की, उन्हीं की एंटरप्रेन्योर्स की प्रोग्रेस मेरा है कि मैं इसको लेके चलती रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेन्योर खत्म हुआ, बट आई एम स्टिल वर्किंग विद रीजनल चेयरमैन, जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं फेडरेशन के लिए कर रही हूँ और रिसेंट मैंने उसी के लिए कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसके लिए मैं आगे मुख्तलिफ चीज़ें कर रही हूँ ताकि मैं अपनी जो विमेन लेड बिजनेस वाली ख्वातीन को मैं पूरी 100% नवंबर या दिसंबर में
मैं उनको आगे लेके जा रही हूँ। एंड मुझे स्पेशली जब हम इस तरह के टॉपिक्स पर बात करते हैं तो बहुत बहुत पर्सनली बड़ी खुशी महसूस होती है, बिकॉज आई थिंक इट्स सो पर्सनल टू मी एज वेल, एंड आई एम ऑल अबाउट कि आप 52% अगर आपकी पॉपुलेशन घर पे बैठी हुई है और कुछ नहीं कर रही है तो वो बड़ी परेशानी की बात है। आप इस तरह से समझेंगे अगर आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपने 50% अपने एम्प्लॉयर्स को कह दिया है कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो इससे सोचें कि उस ऑफिस में कितनी प्रोग्रेस हो पाएगी। उसी तरह से अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं और प्रोग्रेस की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ एट टाइम्स हमें इनस्टेबल नजर आती है या कई जगहों पे हर्डल्स आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। दैट डज हैव टू डू विद के 52% हमारी जो खवातीन हैं वो किसी भी तरह से बहुत लिमिटेड नंबर्स में कंट्रीब्यूट हमें करती हुई नजर आती है। तो बहुत ज़रूरी है शमा साहिबा, अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें, 52% को कितना ज़रूरी है वो प्लेटफॉर्म्स देना, वो अपॉर्चुनिटीज़ देना, ताकि वो भी अपने मुल्क की प्रोग्रेस एंड ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम, मेरा नाम है शमा अहमद और हमारा ये जो रूम है चैम्बर 5 साल पहले वजूद में आया। उस वक्त सईद साहब प्रेसिडेंट थे और मेरे मियाँ साहब अहमद हसन वाइस प्रेसिडेंट थे। हमने मियाँ साहबान से मतलब रिक्वेस्ट करके हमने बनाया, क्योंकि हम देख रहे थे कि छोटे छोटे शहरों में हैं चैम्बर, इतना बड़ा तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, यहाँ चैम्बर नाम की चीज़ को विमेन चैम्बर। तो हमने इसलिए काफ़ी एफर्ट किए और मैं जब से फाउंडर मेंबर भी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्टेब्लिश हो गया और माशाल्लाह बड़ी औरतें इसमें इंटरेस्ट भी ले रही हैं और काम भी कर रही हैं। नंबर 2, मैं निगत के दौर में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुआ क्योंकि इन्होंने औरतों को काफ़ी ज़्यादा मौके दिए। हम लोग VTI और ये जो वोकेशनल स्कूल हैं और ये टैप्टा के स्कूलों में हम जाते रहे हैं, वहाँ हम जाकर देखते रहे हैं और हमें बड़ी खुशी होती रही है वो कि वहाँ बच्चियाँ अभी जो नई नई भी आई हैं वहाँ पर उन्होंने अपने वहाँ पर हैंडमेड चीज़ें, क्लोथ्स, टॉयज़, इतना कुछ उन्होंने वहाँ स्टॉल लगाती थी और हमें इतनी खुशी होती थी देख के, यार ये अच्छी बात है ये, क्योंकि वो लो घराने से बेचारी हैं लेकिन वहाँ उनको मौका मिला और वो उन्होंने उसको मतलब अपने आप को वहाँ सही इस्तेमाल किया। तो उसमें ये कि होना भी चाहिए। 52% जो औरतें हैं, लेकिन ये भी आप देख लेंगे यहाँ होता ये है कि जैसे हमारी घरों में जो मेड्स हैं वो सारी काम कर रही हैं औरतें, बंदे उनके घर बैठे हुए हैं नशे कर रहे हैं। अगर वही बात है, अगर सारी फैमिली, उनकी बेटियां काम करेंगी, बेटे इधर उधर 2 महीने काम किया बाकी घर के बैठ गए, यही हमारे में लेके सारा कि जब आप उनको भी साथ मिलके पूरी फैमिली काम करें, जो कर भी सकती है, इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, हर लेवल पे काम होते हैं, तो आप उसमें अगर करें तो मेरा ख्याल में ये हमारी जो औरतें हैं घरों में भी जो बैठी हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि हम औरतों को ना घरों की तरफ से ना मर्दों की तरफ से प्रमोट नहीं किया जाता है, एनकरेज नहीं किया जाता है, डिस्करेज ही किया जाता है। पेट्रियार्कल सिस्टम एग्जैक्टली उसमें अगर आप बच्चों को वो इसमें एक बेसिक मसला ये भी है कि सिक्योरिटी नहीं है औरतों के लिए। कुछ पेरेंट्स इसलिए भी घबराते हैं कि बाहर अकेली जाएगी बसों में या वैगनों में, तो आपको पता जो हालात है पाकिस्तान के, लेकिन अब वो औरतें माशाल्लाह काफ़ी अवेयरनेस आ गई है उनमें, अब वो करती हैं और जाती हैं और अपने आप को डिफेंड भी करती हैं। एंड मोटर बाइक्स मैंने बहुत सारी लड़कियों को चलाते हुए देखे, आई फील सो हैप्पी। मतलब लिटरली आप देखते हो और आपको रियलाइज होता है कि दैट फ्रीडम कि अगर आपने यूनिवर्सिटी जाना है, आपने स्कूल जाना है, आपने ऑफिस जाना है, व्हाटएवर, राइट, आपको कन्वेंस के लिए रिलाई नहीं करना पड़ा ऑन अ मेल मेंबर ऑफ योर फैमिली कि वो आपको छोड़ के आए। नॉट टू से हमेशा ना इस चीज़ को बड़े गलत आई थिंक डायमेंशन में ले जाया जाता है, बट एक औरत का हक है, एजुकेशन एक बच्ची का हक है, 100%। एक बच्ची का हक है कि वो अगर बड़े होकर अपने माँ बाप के लिए, जिन्होंने पूरी जिंदगी उसके लिए कुछ किया, अगर वो उनके लिए अब कुछ करना चाहती है, अपने बच्चों के लिए इन द फ्यूचर, हमारी जो इन्फ्लेशन के हालात हैं, आई थिंक वो ईज देना, वो कंफर्ट देना ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की सेंस में बट सोसाइटी के साथ एंड ईज ऑफ कि अगर आपने बाहर जाके कोई काम करना है या अपने घर का कोई काम करने के लिए बाहर जाना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आई थिंक वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है खवातीन ओवरऑल इन्हांसमेंट में, उनकी आगे चलते हुए इम्प्रूवमेंट में, उनकी प्रोग्रेस में हमारे मुल्क के अंदर। मजीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। आपको पता है दैट्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है डिस्कस करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जब खवातीन को वो प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटीज देते हैं तो आई थिंक कोई भी खवातीन बच्चियां किसी से कम नहीं है, और सिर्फ कमी है तो सपोर्ट की कमी है, अपॉर्चुनिटीज की कमी है, उस ईज की कमी है जो कि उनको मिलनी चाहिए और उनका पूरा हक है। एंड ऑफ कोर्स हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया, जिसमें हमने स्किल सेट के हवाले से बातचीत की, किस तरह से खवातीन को अगर वो स्किल सेट दिया जाए तो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर एक्चुअली इन्वॉल्व हो सकती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अपनी जो फैमिली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना हिस्सा डाल सकती हैं, वो चाहे पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अपने हस्बैंड के साथ हो, इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा सकती हैं। निगत साहिबा, जब आपने ऑफकोर्स आप प्रेजिडेंट रही FWCCI की, क्या आपका गोल था इनिशियली? बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो एज द प्रेसिडेंट कुछ गोल्स, कुछ इनिशिएटिव्स आपके माइंड में रहे होंगे प्री सेट पोजीशन लेने से पहले, और कितना लगता है कि कितना सक्सेसफुल रही, और क्या और चीज़ें हैं जो आपको लगता है इन द फ्यूचर आप चाहेंगी कि हिस्सा बने इस एक प्रोग्रेस का? थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि मैं जब भी मैं काम करती हूँ कोशिश मेरी होती है कि डेडिकेशन से काम किया जाए, और बिल्कुल मैंने गोल सेट किया था कि जो मैं ये चेंबर है इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके आऊँ, जो कि मुझे बहुत ख्वाहिश थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरी की, और मैंने काफ़ी इसके ऊपर हद तक काम किया। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि इंटरनेशनल लोगों को पता चले, बट कंस्ट्रक्टिव भी काम होना चाहिए था, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि 1 साल का वक्फा बहुत थोड़ा होता है, अब ये होना शुरू हो गया, अब इसमें रिस्पॉन्ड आनी शुरू हो गई है मुझे कि आगे हम किस तरह बढ़ सकते हैं। और मैं चेंबर में अगर अभी हूँ, एग्जेक्टिव मेंबर हो गई हूँ, बट स्टिल आई एम वर्किंग फॉर दैट। मैंने एक दिन भी उसको छोड़ा नहीं कि मैं उसको बंद कर दूं, क्योंकि शुरू से मेरा ये काम है कि आई वॉज वर्किंग लेडी। मैंने कोई 18 साल इवेंट प्लानिंग का काम किया, मेरे पास अपनी टेंटेज एवरीथिंग मेरी अपनी थी, केटरिंग का था। उसके बाद मैंने बीच में पहले पार्लर्स भी चलाए, फिर मैंने अब अपनी हमारी एक फैक्ट्री है, हौजरी है, उसमें मैं ऑनलाइन भी काम साथ करती हूँ। अपने मेरे मियाँ होते हैं वहाँ पे, उनके साथ हमारी हिंस नेटवेयर के नाम से है, मैं उस पर भी ऑनलाइन काम कर रही हूँ। तो मुझे ये हमेशा से रहा है कि वी हैव टू डू समथिंग। अपने गोल्स अगर हम बना लें तो अल्लाह ताला भी साथ देता है, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं कि आप उसको कामयाब हो वहाँ पे। लेकिन सारी थोड़ी कोशिश होती है कि डेडिकेशन हो, कि आपने वो काम करना है, फिर देन यू कैन गेट द रिजल्ट। और इसमें चाहे कुछ भी होता रहे कि आपने उस तरफ पहुंचना है। और मैं सब ख्वातीन को कहूँगी, मेरा ये मैसेज भी है उनके लिए कि वो कुछ ना कुछ करें। आई नो इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, लेकिन स्टिल अब तो इतने ग्लोबली ये रास्ते निकल आए हैं फ्रीलांसिंग के, इलस्ट्रेशन के, घर में बैठ के दे कैन वर्क हार्ड। लेकिन जिनको निकलना पड़े उनकी, पहले हमारे मुल्क में हैरेसमेंट का बहुत प्रॉब्लम था, बट हमारे अपने यहाँ पे भी फैसलाबाद की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आए हैं नए हमारे उसके अंदर CPO वगैरह, जो इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है इसके अंदर हैरेसमेंट का भी। तभी आप जिस तरह जिक्र करी थी, बहुत सी बच्चियां अब मोटर बाइक भी यूज करती हैं, हालांकि इंडिया वगैरह में तो बहुत पहले का है, लेकिन वो इतना अच्छा लगता है कि बच्चियां इंडिपेंडेंट हो गई और उनके पेरेंट्स भी इतने अवेयर हो गए हैं कि उनको ये इजाजत मिल जाती है कर लें। बैंक्स में भी उन्होंने, पहले बहुत थोड़ी ख्वातीन थी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, अब उन्होंने भी सबको दे दिया ताकि फ्रंट ऑफिस पे ज्यादा ख्वातीन आ जाए। तो ये भी हमारी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है ये चीज। अभी लास्ट गवर्नमेंट ने हम लोगों को यहाँ पे जवान स्कीम का भी बहुत दिया, उनमें भी ख्वातीन को विदाउट एनी उसके उनको सिक्योरिटी के उनको लोन्स मिलते रहे। और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो कि हमें मुख्तलिफ एरिया से आई थी, आप यकीन करें कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो आके बताती हैं कि आप लोगों ने हमें अवेयरनेस दी। तो इस प्लेटफॉर्म पे हमें सारी ख्वातीन को, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल, आपने बताया कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री है, तो इसमें सिर्फ इंडस्ट्री वालों को हमें बहुत प्रमोट करना चाहिए और हमें खुद ढूंढ के लाना चाहिए जो विमेन लेड बिजनेस वाली ख्वातीन है
उनको एक जगह यकजा किया जाए और उनकी प्रमोशन के लिए पूरा काम किया जाए और डेडिकेशन से उनको किया जाए। आपको खुद इत्मीनान मिलेगा, आपको खुद ये होगी कि हमने देखें कोई जिंदगी एक दफा मिलती है, हमने कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिंदगी एक दफा मिलती है एंड डेफिनेटली अगर आप एक पेट्रियार्कल सेटअप इन कंट्री में रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन आई थिंक डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह की रिस्ट्रिक्शंस एंड हर्डल्स आपके रास्ते में आएंगे एंड डिफरेंट सिटीज में इनफैक्ट आपको डिफरेंट तरह के इश्यूज देखने को मिलेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका वो कमिटमेंट है, अगर आपकी वो डेडिकेशन है, तो आई थिंक दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। इट डज नॉट गो टू से कि आसान होता है एंड ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये आसान होते हैं या होने चाहिए, तो आई डू नॉट एट ऑल से कि वो एक अच्छी बात है। हाउएवर अगर हम टेफ्टा की फॉर एग्जांपल बात करते हैं, हम स्किल सेट की बात करते हैं, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में, आज के वक्त में। अगर आपके पास स्किल सेट है तो वो प्रॉब्लली इन मोस्ट केसेज अगर आपके पास एक PhD भी है उससे ज़्यादा बेहतर अगर आपके पास स्किल सेट मौजूद है, दैट इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर हेल्पफुल फॉर यू। कौन से स्किल सेट्स आपकी नज़र में आज के वक्त में हर खवातीन या औरतें जो कि बिजनेस साइड पे आना चाहती हैं, जॉब्स में जाना चाहती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और कौन से स्किल सेट इंपॉर्टेंट है? इसमें मेरा ये ख्याल है कि अगर जो बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलना चाहती है उनको तो प्रॉब्लम होगी, घर में स्टिचिंग, कढ़ाई, सिलाई, पेंटिंग्स एंड दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। एग्जैक्टली जो वो घर पे बैठ के कर सकती हैं और ऑनलाइन वो सारा वो दे सकती हैं, या तो सर्विसेज होम टू होम जैसे आ जाते हैं सिलवाने के लिए, उनकी कढ़ाई के लिए। मेरी एक है मतलब काम नहीं है, उनकी पोतियाँ और नवासियों ने यही काम करते हैं माशाल्लाह। पार्लर भी सीख लिया है उन्होंने टेफ्टा से और घर बैठी माशाल्लाह अपना ठीक ठाक अर्न कर ली है, तो इससे बड़ी खुशी होती है कि वो अपनी मेहनत कर रही हैं। तो वो उनके लिए घर भी उनका चल रहा है, तो उनकी वजह से जब तक शादी वादी नहीं होती चलो उसके बाद भी वो कर सकती हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो बाहर भी जो निकलती हैं ऑफिस में जाती हैं वहाँ पर उनको थोड़ा हरासमेंट का तो आपको होता ही है। ये हमारे मुल्क का पता नहीं क्या है मुस्लिम कंट्री, लेकिन जहाँ पर वो मुस्लिम वाले काम कोई नहीं हो रहा है, यहाँ नेगेटिविटी बहुत है उसके बारे में। अगर कोई लड़की लड़के से भड़ के कोई काम कर रही है अपनी वजह से, अपनी स्किल की वजह से वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उसको फिर हरासमेंट शुरू करते हैं कि किसी तरह ये छोड़ दे काम। तो ये जो नेगेटिविटी है ना ये खत्म होनी चाहिए औरतों के बारे में। और ये मैं घरों के भी कुछ माहौल होते हैं जो बच्चे जिस पे ब्रॉटअप होते हैं उनको क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है, और एक जिस ग्रुप में वो फिरते हैं फ्रेंड्स ग्रुप में उसका बड़ा असर होता है बच्चों पे। 40% घर के माहौल का और 60% जिस दोस्तों में फ्रेंड्स में लड़कियां लड़के फिरते हैं वो उसका असर लेते हैं। तो उनमें पॉजिटिविटी आनी चाहिए और हर एक के लिए पॉजिटिव होना चाहिए कि अगर मैं ये काम करती हूँ, अगर ये भी कर सकता है और ये क्यों नहीं कर सकता, ये मेरे से भड़ के क्यों नहीं जा सकता, जा सकता है अपनी वजह से जाना, मेरी वजह से तो नहीं जाना। ये पॉजिटिविटी आनी चाहिए जो कि मेरे ख्याल में नहीं है। तो इस चीज़ का दुख भी है कि 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, इसमें पॉजिटिविटी मैंने कम ही देखी इतने सालों में। दिन ब दिन पॉलिटिशियन है तो वो गलत साइड पे सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा है। और औरतों के बारे में अगर आती भी हैं अगर सियासत में भी आती है तो उनको भी अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि हमने अपनी उसके ऊपर ये करना है कि हमारे आगे पीछे आने वाले लोग भी वही आगे लेके चले, वही उनके लिए रास्ता उनके लिए रास्ता हो और उनको वो हमारे ही शू में अपना पाँव फिट करें ताकि उनको पता हो कि हमने आगे भी ऐसे ही जाना है। तो इस चीज के मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि मैं मुख्तलिफ इदारों में गई और मैंने वहाँ पे उनको कहा, जैसा टेफ्टा, आई वेंट टू टेफ्टा और PVT जो भी इनके इदारे हैं वोकेशनल सेंटर्स, उनमें जाके मैंने उनको बताया, उनको समझाया कि इतनी पुरानी थीम्स यहाँ चल रही हैं, वही चीज़ चल रही, आप इसको इम्प्रूव करें, इसको अपडेट करें, इसमें डिजिटल मार्केटिंग लाएं, सारा काम उनको देखें। अब ये जो चीज़ें हैं थोड़ी पुरानी हो गई, इसको नए सिरे से लाएं। हर चीज़ दुनिया बदल गई है, नए टीचर्स लाएं, नए अवेयरनेस दें उन्हें। अब जिस तरह हम लोग रहे हैं, मैंने बहुत कोशिश की कि रिबन कटिंग मैं कम करूं बट कंस्ट्रक्टिव काम करूं, क्योंकि जो हमारा मकसद है तस्वीरों में आके रिबन कटिंग कर ली और हम अपना काम ना करें, दैट इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि हम फेयर नहीं होंगे अपने, अगर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बिठाया है, हमें बनाया है, हमारी उसके साथ यही लॉयल्टी है कि हम उसके लिए काम करें और हम छोड़ के जाएं उन लोगों के लिए। जैसा कि आपको शमा मैडम ने बताया कि हमने ये डिस्काउंट का हमने कार्ड्स बनाए, मैंने जाते हुए इन लोगों ने, मेरी सारी टीम में जिसमें हिना थी, जरका, फरत और शमा, इन सब ने इतना काम किया
कि इसको तरीके से हम एक कार्ड्स बना के जाएं, ताकि इन कार्ड्स के ऊपर हमें डिस्काउंट मिले, जिसमें हॉस्पिटल्स भी, जिसमें खाने पीने के हर काफी चीजें, पार्लर्स भी, जो कि हमारी ख्वातीन की सारी वीकनेस है, हमने सारा कुछ उसको कवर किया। अच्छा, एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ऑफ कोर्स यू गिव दैट बिट, ताकि और खवातीन अट्रैक्ट होती हैं। इनिशियली उनका इंटरेस्ट उसके ऊपर होता है, बट देन दे डोंट रियलाइज कि और कितना कुछ वो इनकम्पस कर रहा है, आगे चलते हुए कितनी और प्रोग्रेस हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है चीजों को लेकर। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, अगर आपकी इजाजत, बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक। सीरियस एंड में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात करें खवातीन के हवाले से, किस तरह से हमारी मुल्क की 52% खवातीन को वो हर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो कि एक मर्द को मिलती है, और किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान की प्रोग्रेस में, पाकिस्तान की ग्रोथ में, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, एंड चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो, जॉब्स हो, डिफरेंट कुछ भी हो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आई थिंक इज अ ह्यूज इशू, जो कि डिफरेंट रीजंस, ऑफ कोर्स एक पेट्रियार्कल सिस्टम एक नॉर्मल चीज़ है और आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, बट डेफिनेटली आई थिंक उसके ऊपर काम किया गया है, कोशिश की जा रही है कंसिस्टेंटली कि इसको जड़ से ख़त्म किया जाए और ख़वातीन को वो हर अपॉर्चुनिटी मिले जो कि वो डिज़र्व करती हैं। निकित साहिबा, जिस तरह से ब्रेक में भी हम बल्कि बात कर रहे थे कि एक कम्युनल फील बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? अगर आप कोई भी काम करने निकलते हैं, नोइंग कि यू हैव पीपल अराउंड यू जो कि वही काम कर रहे हैं या आपका साथ दे रहे हैं उस काम में, वो काम और काम का जो वेट होता है वो वैसे ही आधा हो जाता है। एग्री करती हैं इस बात से? जब टीम हो तो एग्जैक्टली मैं आपका यही क्वेश्चन है, अगर जब आपके साथ टीम आपकी अच्छी है और आपके साथ फेयर है और सिंसियर है, फिर तो आप बहुत कामयाब होते हैं। ठीक है, इसको काम ही सारे टीम से ही बनते हैं। लीडर जो होता है अपनी टीम को लेके चलता है, और टीम का ये होता है कि उसकी सुने और वही कंस्ट्रक्टिव काम वो करें, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है लोगों में। और जिस तरह अभी आपने कहा, जेंडर इक्वालिटी जो होनी बहुत जरूरी, इसको मैंने इसके लिए सेशन भी कराए थे, और ये बहुत अच्छा था कि हम लोग, हमारी विमेन जो हैं सारी की सारी अच्छी अपने आप को प्रमोट करने के लिए उनको बहुत कुछ करना चाहिए। मैंने दूसरा तीसरा जब सेशन कराया तो मैंने अपनी सारी विमेन, काफ़ी बड़े, और हमारे ऑडिटोरियम में काफ़ी बड़ा हो रहा था एक प्रोग्राम, तो उसमें मैंने उनको कहा कि आप लोग सुबह के उठ के अपने आप को देखा करो कि अल्लाह ताला ने आपको इतना हसीन बनाया, इतना अच्छा बनाया, और आप देखे बच्चे हैं आपके पैदा करती हैं, फिर आगे चलते हैं, आपको कितनी बड़ी एक पोजीशन दी, एंड यू हैव टू टेल बिफोर द मिरर आई लव माई सेल्फ। आप अपने आप से प्यार करें ताकि आप अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। अगर आप अपना ध्यान रखेंगी, आप अपने आप को डेवलप करेंगी, अपने आप को प्रोग्रेस कराएंगी, इससे आपके आगे आने वाली जनरेशन बहुत प्रोग्रेस करेगी। इस चीज के लिए मेरा नारा ही यही था कि लव योरसेल्फ। इस चीज के मद्देनजर रखते हुए बहुत सी ख्वातीन अभी भी मुझे छेड़ती हुई है, मेरी फ्रेंड्स भी और आगे लोग, कि तुम हमेशा कहती हो, मैं कि यस आप करके देखें, ये इससे बड़ा फर्क पड़ता है। और मैं सेकेंडली अभी एक और प्रोजेक्ट कर रही हूँ, और हमने तकरीबन शुरू भी कर दिया है। ये है जी ट्रांसजेंडर्स की टेक्निकल एजुकेशन एंड एजुकेशन के लिए। इसका प्रोजेक्ट का सारा बन गया, इस वक्त फिलहाल काम होना शुरू हो गया, और ये भी बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है कि जो उनकी भी सक्सेसफुल स्टोरीज इतनी अब आ रही हैं, तो वाई नॉट हम उनको भी एक इज्जतदार जिंदगी दें, जिनमें इतने शी आपको मालूम है वहां पे हैं, शी है, मेल है, इन चीजों को चाहे वो सड़कों पे जाके मांगे ना। और एक अच्छा, जिस वक्त कोई ट्रांसजेंडर आता है वो कहता है जी हमें पार्लर खोलना है, हमने अब कोशिश कर रहे हैं कि उनको पार्लर के अलावा और जगह भी लेके जाए, उनको कहीं और एक्सपोजर भी दें, ताकि उनको उनके माइंड खुले। और आपको पता है जिस तरह के सोशल मीडिया ने तो अब सबको इतना एक्सपर्ट कर दिया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब मैंने उनसे मिली हूँ, शी जेंडर जो भी वहाँ थे, उन्होंने मुख्तलिफ उन्होंने बताया कि वो ये करना चाहते हैं, कोई कहे हम ये करना चाहते हैं, तो इतनी अच्छी रिस्पॉन्स है ये वाली। और इसके लिए भी हमारी ख्वातीन को भी, हम लोगों को भी सोच समझ के इसके साथ काम जरूर करना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी अपनी एक जगह मिले यहाँ पे।
रह गई बात एंटरप्रेन्योर्स की, एंटरप्रेन्योर्स जितनी भी इस वक्त डेवलप हो रही हैं और उनमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ उनके लिए जिस तरह की हमें ज़रूरत है उनके लिए, तो उनके लिए भी मेरा एक मैसेज है कि वो काम करें और अपने अंदर से वो डेडिकेशन पैदा करें कि और कहें कि जी हम ये कर सकते हैं, ये मेरा गोल है, मैंने इसको अचीव करना है। तब तो ख़वातीन जो हमारी हैं काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकेंगी और आई एम श्योर जा रही हैं। अब जो बच्चियां, आपको पता है आपके एक फैमिली में 2 बेटे हैं 3 बेटियां हैं, आप यकीन करें वो लोग खुद बताते हैं कि वो बेटियां ज़्यादा अच्छा पढ़ रही हैं, उनकी बेटियां ज़्यादा डेडिकेशन से काम कर रही हैं और उनको जॉब्स भी अच्छी मिल रही हैं, क्योंकि लड़के थोड़े से लापरवाह भी होते हैं। लेकिन अब जो इस दौर में बच्चियां बहुत प्रोग्रेस कर रही हैं, ये आप शऊर फाउंडेशन वाली को देख लें, रुशाने ने खुद ये बात की कि देखें मेरे भाई भी हैं, मैं भी हूं, लेकिन हर बंदे की अपनी एक अप्रोच है। हम सब लोग फर्क तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी गुड। और जो हमारी बच्चियां जिनकी शादियां भी हो चुकी हैं, मेरा दिल है कि मेरा एक मैसेज है कि वो भी कोई स्किल सीखें ताकि वो अपने घर में, चले बच्चा 1-2 साल का होता है, ऐसा स्किल आना चाहिए। मैंने और जितने इदारों में गई उनको कहा इनको ये सिखाएं ताकि बाद में जाके ये काम कर सकें। ये ना हो कि गवर्नमेंट इतना पैसा इन इदारों पे लगा रही है कि वो ज़ाया हो जाए कि जी बच्चे पैदा हो गए काम नहीं करी। आप करें कि ये काम करें आगे जाके ताकि इनको अपने घरेलू ज़रूरियात के लिए इनकी फैसिलिटी इनको मिल सके। तो ये मेरा बड़ा मैसेज है, सारे ऑर्गेनाइजेशन से भी ऐसा स्किल सिखाया जाए बच्चियों को जो कि अपनी शादी के बाद भी काम करें और हमारी गवर्नमेंट के भी पैसे ज़ाया ना हो, ताकि इतना पैसा लगाना है, जायका लगा रहा है, GIZ लगा रहा है, टैपटा पे गवर्नमेंट लगा रही है, ताकि उस पैसे को यूटिलाइज किया जाए, उनके अंदर कोई टैलेंट आए। तो ये टैलेंट हमारे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी खानदान के लिए। और मेरा एक मैसेज है कि अब हमें, जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, इन चीज़ों का, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आना चाहिए। बिल्कुल। शमा साहिबा, आप भी अगर कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को, एंड उसके अलावा व्हाट्स नेक्स्ट, क्या प्लान्स हैं, क्या विजन है? मेरा ये ख्याल है कि ये जो बच्चियां अपना, हम लोगों ने ना अपने चैम्बर में इंक्यूबेटर सेंटर खोले ताकि बच्चियां आती हैं वो सीखें और बहुत कम रेट्स पे हमने 5,000 रुपये कहा था, पूरा महीना आप काम करें और बस कई बच्चियां सीख के गई हैं और काम कर रही हैं। इसके अलावा मुझे ये भी अच्छा लगा कि बाकी हमारे फैसलाबाद में भी हमें पता चला, बल्कि हमने विजिट भी की है, वहाँ भी ऐसे सेंटर्स आ गए हैं जहाँ ये ऐसे इंक्यूबेटर सेंटर्स बन गए, वहाँ बच्चों को सिखा रहे सारा कुछ। दूसरा ये कि ये बच्चियाँ काम करती हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप लो फैमिली से हो या आपको ज़रूरत के तहत काम करें। उसमें मेरी अपनी बच्चियाँ शामिल है कि मेरी बेटी ने माशाल्लाह यहाँ से पढ़ के, लम्स पढ़ के, इंग्लैंड से मास्टर्स करके उसके वहाँ शादी हुई है, वो 2 बच्चों तक जब तो डिलीवरी है वो यूनिवर्सिटी पढ़ाती रही है। अब उसके बच्चा 3 बच्चियाँ था, वो क्योंकि वो जा नहीं सकते, वो घर पे ऑनलाइन पढ़ा रही है। हालांकि वो मतलब ठीक है, लेकिन ठीक है, फारग बैठ के क्या करना है। इधर मेरी बेटी है, वो भी मतलब ठीक ठाक है, लेकिन वो उसको ऑनलाइन सोफिया's किचन का नाम से वो अपना किचन चला रही है। और ये नहीं कि जरूरत है, लेकिन अच्छी बात है, आप अपने को रखें, पॉजिटिव बिजी रखो। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसे ही कमाना होता है, कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो अपने मुल्क के लिए हो या फैमिली के लिए, जिसके लिए भी। तो दूसरा ये कि आजकल सोलर का दौर चल रहा है, हमारी बड़ी कोशिश है कि बच्चे स्पेशली इस तरफ आएं, इस पे तवज्जो दें, क्योंकि हमारी जो बिजली के जो हालात जा रहे हैं आने वाले 1-2 सालों में पता नहीं क्या होता है, मिलती का नहीं मिलती है, तो उधर ज्यादा तवज्जो दें कि सोलर पे काम करें ताकि जो अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। एंड एनवायरनमेंट को भी आई थिंक बड़ा जरूरी है कि आके रखें। एट द एंड ऑफ द डे हमारी एनवायरनमेंट अच्छी होगी, लोगों की सेहत अच्छी होगी, तब ही आई थिंक बाकी और चीज़ें तो बदलती रहती हैं, बट एनवायरनमेंट एक बेसिक चीज़ है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे कन्वर्ट करना ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये कोशिश की जानी चाहिए। तो एक बात मैं कहना चाह रही हूँ, ये जो बच्चियाँ डॉक्टर से बनती हैं और जॉब नहीं करती, ये बच्चों का हक मारती हैं। अगर वो बच्चियाँ अपनी सीटें ले ली, डॉक्टर बन गई, फिर शादियाँ हो गई, फिर घरों में बैठ गए, मेरी बहुत सी जाने वाली ऐसी हैं, मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने नहीं करनी तो बच्चों का हक ना, हमारे लड़कों ने तो करनी है। तो ये भी थोड़ा सा इस पर बच्चियाँ सोचें
जरूर करें, उनके काम आएगा ये पढ़ाई लिखाई, ये नहीं कि जाया जाती है, लेकिन वो है कि अगर प्रैक्टिकली वो जॉब पे नहीं जा सकती किसी वजह से भी, तो मेरा ख्याल है फिर वो नहीं, आई डू थिंक कि एक एनवायरनमेंट एंड एक माइंडसेट शिफ्ट की हमें जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और आई ऑलवेज लव इट जब हम अपने प्रोग्राम में इसके बारे में बात करते हैं। वर्किंग फॉर दैट कि women empowerment are. वी लव दैट, And I think we are empowered women. We really are। और यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।